अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जो मैंने अभी रिसेंट पास में ओमानी फिज़ियोथेरेपिस्ट का जो पियर्सन व्यू टेस्ट होता है वो क्वालिफाई किया है। उसमें जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न था वो प्योरली मतलब क्लिनिकल सिनेरियोज थे। उसमें कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा था, हर एक क्वेश्चन में कंसेप्चुअल ट्रैप थे। और मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन कोई लंबा नहीं पूछा था, तीन तीन या मैक्सिमम तीन या दो सेंटेंस में उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे और हर एक सेंटेंस में ट्रैप था। ऐसा लगता था कि लाइक अगर क्वेश्चन प्रॉपरली नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में भी ट्रैप था, सेकंड सेंटेंस में भी ट्रैप था। खैर, जो इजी क्वेश्चंस थे जो मुझे अभी याद आ रहे हैं वो मतलब कार्डियो में क्वेश्चंस ज़्यादातर उन्होंने पूछे थे, रिसर्च में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे थे और उन्होंने न्यूरो में भी क्वेश्चंस पूछे थे, इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज़ में से क्वेश्चंस पूछे थे। और जो स्पेशली जो उन्होंने टफ क्वेश्चंस पूछे थे वो बायोमैकेनिक्स में ज़्यादातर पूछे थे। जो मेरे जहन में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो जो मतलब इजी थे। एक क्वेश्चन था, पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, उसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी डेवलप हुई है। आपके हिसाब से क्या रीज़न हो सकता है? ऑप्शंस थे इंक्रीज्ड आर्टेरियल प्रेशर, डिक्रीज्ड आर्टेरियल प्रेशर, इंक्रीज्ड वेनस प्रेशर एंड डिक्रीज्ड वेनस प्रेशर। ये एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था एबीजी वैल्यूज़ में से। एबीजी वैल्यूज़ में से मतलब जैसे हम एबीजी वैल्यूज़ से ये पता करते हैं कि पेशेंट को कंडीशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हैं या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हैं या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हैं। अगर हमको एबीजी के नॉर्मल वैल्यूज़ पता हैं तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ एसिडोसिस और अल्कलोसिस, वेदर किडनी इज़ इन्वॉल्व और रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ अफेक्टेड। बट जो वहाँ पे क्वेश्चन था उसमें वैल्यूज़ ऑलमोस्ट न्यूट्रल थे, जहाँ पे मतलब ऑप्शंस भी उन्होंने दिए थे कि वेदर द कंडीशन इज़ हियर कंपनसेटरी और नॉन कंपनसेटरी, या वहाँ पे रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस था। ऐसा क्वेश्चन में ट्रैप था कि मतलब कंफ्यूज था कि आप डायरेक्ट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस टिक नहीं कर सकते थे अगर मतलब एग्जैक्टली नॉर्मल वैल्यूज़ पता नहीं होते, या अगर क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन पता नहीं होते, या मतलब जब लंग्स इफ़ेक्ट होते हैं तो किडनी कैसे रोल प्ले करती हैं। जैसे अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो किडनी उस टाइम पे बाइकार्बोनेट को रिटेन करती हैं और हाइड्रोजन आयन्स को वॉश आउट करती हैं। इसी तरह अगर रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होता है तो किडनी उस टाइम पे बाइकार्बोनेट को मतलब वॉश आउट करती हैं, हाइड्रोजन आयन्स को रिटेन करती हैं। उससे बॉडी में मैकेनिज्म जो होमोस्टेसिस है वो बैलेंस होता है। तो वो बेसिकली कंपनसेटरी था मतलब। लेकिन जो क्वेश्चन में था उसमें ऑलमोस्ट इक्वल थे, थोड़ा सा मतलब थोड़े से चेंजेस थे। तो वो क्वेश्चन का जो आंसर था वो नॉन कंपनसेटरी था। इसी तरह उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुका है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट भी हो चुका है, अब वो रेडी हैं डिस्चार्ज के लिए। आपको बोला जाता है कि अपने पेशेंट को डिस्चार्ज करना है। आप पेशेंट लेकिन बोल रहा है मैं और 2 दिन रुकना चाहता हूँ। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? मतलब उसमें ऑप्शंस थे, आपको उसको डायरेक्ट डिस्चार्ज करना है, आपको उसको डायरेक्ट डिस्चार्ज करके फिजियोथेरेपिस्ट साथ देना है, या आपको डिस्चार्ज करके फिजियोथेरेपी के लिए नहीं एडवाइस करना है क्योंकि वो स्टेबल हो चुका है, या आपको उसको डिस्चार्ज करके फिजिशियन फॉलोअप के साथ फिजियोथेरेपी प्रोग्राम शुरू करना है। ये एक क्वेश्चन था, उसमें लास्ट ऑप्शन करेक्ट था। सेकंड उन्होंने ये पूछा था उसमें ट्रैप कि अगर आप फिजियोथेरेपी करना चाहेंगे पेशेंट को, क्योंकि वो कार्डियो पेशेंट था, तो आप उसको मैक्सिमल टेस्ट करेंगे या सब मैक्सिमल टेस्ट करेंगे। तो उसमें ऑप्शन से 6 मिनट वॉक टेस्ट भी, क्योंकि कार्डियो का पेशेंट था तो हम उसको मैक्सिमल लेवल तक तो लेके नहीं जाएंगे, तो हम उसको 6 मिनट वॉक टेस्ट करेंगे जो सब मैक्सिमल
के अंडर आता है। अब यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए। अगर उसको पता होगा मैक्सिमल टेस्ट में क्या होता है, सब मैक्सिमल में क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट सब मैक्सिमल में आते हैं, कौन से मैक्सिमल में आते हैं, तो ईजिली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। तो एक ये क्वेश्चन भी था। फिर चेस्ट फिजियोथेरेपी में जैसे हमको लंग की एनाटमी पता हो, उसके बाद पोस्टरल ड्रेनेज की पोजीशंस पता हो, बट वहाँ पे हम इजीली आंसर कर सकते थे कौन से मतलब लंग को, लोब को हम कौन सी पोजीशन में ड्रेन करेंगे। बट वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा था कि पेशेंट को एपाइकल सेगमेंट से आपको स्क्रीशन करना है, बट वो स्टिंग नहीं कर पा रहा है, तो आप कौन सी पोजीशन में उसको बेस्ट सिक्रेशन कर सकते हैं विदाउट मतलब डिस्टेबलाइजिंग द पेशेंट। ये क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन थे कार्डियो के जो मतलब मुझे इजी लगे थे, और ज़्यादातर उन्होंने जो कार्डियो में पूछा था क्लिनिकल पे फोकस था और बहुत ज़्यादा आईसीयू रिलेटेड ही था। खैर मतलब मैंने तो मतलब अपने हिसाब से सारे चीज़ें एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पढ़े थे। मैंने तो मतलब वेंटिलेटर के बारे में, आईसीयू मैनेजमेंट सब कुछ पढ़ा था, बट स्टिल वो क्वेश्चंस नहीं आए थे जो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था। बट मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था कार्डियो में, तो मैं इसीलिए मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दे पाया। फिर सर उन्होंने न्यूरो में पूछे थे क्वेश्चंस, मतलब जैसे हम अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी के साइंस हमको पता है, हमें न्यूरो एनाटमी पूरी पता है, बट अगर हमको ये चीज़ें पता ना हो तो हम जो वो क्वेश्चंस पूछते हैं वो बिल्कुल ट्रैप वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ है। उसमें उन्होंने न्यूरो में ज़्यादातर मेडिसिन पूछे थे। जैसे सीपी पेशेंट है, आपने उसको फिजियोथेरेपी की है, बट उसको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था आया है, उसको मतलब सीपी स्पास्टिक डायप्लीजिया हुआ था, तो आपने उसको रिलैक्सेशन कराना है, पेशेंट को इमीडिएट इफेक्ट चाहिए, तो आपको कौन सा मतलब मेडिसिन के ऑप्शन दिए हुए थे सीपी के, जैसे बैक्लोफिन था जो हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है, डेंट्रोलिन सोडियम, बोटुलिन टॉक्सिन, ये कुछ ऑप्शंस थे। तो उसमें बेस्ट जो करेक्ट आंसर था वो बैक्लोफिन था। वो मतलब उन्होंने पूछा था कि आप कौन सा इंजेक्शन प्रेफर करेंगे। सेकंड उन्होंने पार्किंसनिज्म में पूछा था स्लो और शॉर्ट स्टेप्स वाला, मतलब ऐसा पूछा था कि पेशेंट को मतलब वो मूवमेंट जो है ब्रेडिकाइनेसिया हो रहा है और वो शॉर्ट स्टेप्स ले रहे हैं, आपके हिसाब से एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या कर सकते हैं। जैसे उसमें था ऑप्शंस, आप ऑडिटरी क्लू देंगे, आप विजुअल क्लू देंगे, या पेशेंट को मेडिसिन देंगे, या पेशेंट को रेस्ट कराएंगे। ये क्वेश्चन था। और न्यूरो में उन्होंने जो मुझे याद है, मतलब स्ट्रोक के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं था। इससे पहले जो पीएनएफ के क्वेश्चंस आते थे कुछ भी नहीं आया था, और न्यूरो एनाटमी में भी कुछ खास उन्होंने पूछा नहीं था। और एमएसके में उन्होंने सर क्वेश्चंस पूछे थे कि एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो दिन में 8 पेशेंट देखता है, और शाम को जब वो डिस्चार्ज मतलब क्लिनिक क्लोजिंग टाइम के आसपास वो अपना डॉक्यूमेंटेशन करता है लॉन्ग स्टिंग के लिए, मतलब उसको लॉन्ग स्टिंग करनी पड़ती है, टाइम लगता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो उसको जो पेन है वो रेडिएट हो, उसको पेन हो रहा है बैक में, तो क्या हो सकता है उसमें। जैसे पुअर बॉडी मैकेनिक्स ऑप्शन था जो वही आंसर था एक्चुअली, और भी 2-3 ऑप्शन थे जो मुझे याद नहीं है। बाकी उन्होंने बायोमैकेनिक्स में, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में ये क्वेश्चन पूछा था, एक एथलीट हैं फुटबॉलर जिसने स्टैंडिंग पोजीशन में बॉल को किक किया है, जब उसने बॉल को साइडवेज में किक किया है, वो पहले आगे की तरफ झुका, फिर पीछे की तरफ बाउंस बैक होकर स्टेबल खुद को किया। किक करने के बाद बॉल को किक किया, तो आपने ये बताना है कि 4 ऑप्शंस थे कौन सी प्लेन में मोशन हुआ है। जैसे उसमें था फ्रंटो सजैटल, सजैटो फ्रंटल, ट्रांसवर्स फ्रंटल, और एक ऑप्शन था। तो बट आंसर जो था कंसेप्चुअल ट्रैप अगर देखें उसमें ये था कि डायरेक्ट या तो मूवमेंट सजैटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन में होते हैं जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, बट वहाँ पे कंबाइंड था, कपलिंग मोशन के हिसाब से पूछा था
कि पेशेंट ने साइडवे से किक शुरू किया है, मतलब मूवमेंट पहले शुरू है फ्रंटल से, और फिर जब उसने किक किया वो आगे की तरफ झुका और बाउंस बैक होकर पीछे की तरफ आया। तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो था फ्रंटो सजाइटल। ऑप्शन सजाइटो फ्रंटल भी था, फ्रंटो सजाइटल भी था, और भी थे। इसी तरह उन्होंने क्वेश्चन पूछा था थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। अच्छा सर, कोई स्पेशल टेस्ट उन्होंने पूछा नहीं था, ना कोई उन्होंने डायरेक्ट कोई डिजीज़ पूछी थी। जैसे फॉर एग्जांपल डिजीज़ के, एक डिजीज़ के एक से दो, मतलब दो से ज़्यादा नाम होते हैं। हम अक्सर एज ए मतलब स्टूडेंट क्या करते हैं, डिजीज़ का नाम एक याद रखा है, बट वो डिजीज़ का तीसरा नाम पूछ के क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो ये इस चीज़ पे भी खास ख्याल रखना है स्टूडेंट को। फिर उन्होंने पूछा था थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में क्या क्या नर्व, मतलब कौन कौन सा स्ट्रक्चर पास होता है। ये एक बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। ज़्यादातर जो उन्होंने इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज़ में, मैंने तो खैर इलेक्ट्रोथेरेपी पढ़ा था, एक्टिनोथेरेपी के सारी चीज़ें पढ़े थे। तो उन्होंने पूछा था IFT, टेंस और अल्ट्रासाउंड में 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये पूछा था अल्ट्रासाउंड में कि पेशेंट को एक्यूट एंकल स्प्रेन हुआ है। सर एक्यूट एंकल स्प्रेन हुआ है, ना कि क्रोनिक। तो आपके पास मतलब पेशेंट को पेन भी हो रहा है, इन्फ्लामेशन भी है, और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है पेन कम करने के, आपके पास सिर्फ अल्ट्रासाउंड है। तो इंटेंसिटी सेट करिए। उसमें ऑप्शंस थे 0.1, 0.2, 0.5, 0.9, इस तरह से 4 ऑप्शंस थे। अब सर यहाँ पे हमको अगर स्टूडेंट क्या है वो तो अल्ट्रासाउंड देते, क्योंकि उन्हें फ्रीक्वेंसी मेंशन किया नहीं था, तो इजीली मतलब आइडेंटिफाई कर सकते थे लाइक 3 मेगाहर्ट्ज फॉर सुपरफिशियल एंड 2 मतलब 1 मेगाहर्ट्ज फॉर डीप। बट उन्होंने जो पूछा था कि डायरेक्ट आप इंटेंसिटी सेट कीजिए। अब ये एक्यूट कंडीशन है, हम हीट दे नहीं सकते, हमें इन्फ्लामेशन को कम करना है, तो हम डर्टी साइकिल जो है वो सबसे कम रखते हैं और उसमें इंटेंसिटी सबसे कम रखते हैं। बट अब सबसे कम का मतलब यहाँ पे ये था, उन्होंने 0.1 भी दिया था, 5 भी दिया था, 9 भी दिया था, 4 भी दिया था। तो जो मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होती हैं, गोल्डन स्टैंडर्ड, वो हैं सर 0.5। जैसे मैंने भी पहले 0.1 रखा, मतलब 4 दिया था ऑप्शन पे टिक, फिर मेरे को याद आ गया कि नहीं, मिनिमम जो है अगर मैंने बुक नहीं पढ़ी होती तो उसमें आंसर था 0.5। और इसी तरह उन्होंने टेंस में क्वेश्चन पूछा था, पेशेंट को क्रोनिक पेन हो रहा है तो आप कौन सा टाइप का टेंस यूज़ करेंगे और उसके साथ क्या फ्रीक्वेंसी देंगे। सर उसका मुझे ऑप्शंस याद नहीं है, बट क्वेश्चन ऐसा था। जैसे टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस है वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी होते हैं, तो कौन सा टेंस किस में यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स को ये भी मतलब डीपली पढ़ना चाहिए। IFT में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, पेशेंट को अब पूरे बैक में पेन हो रहा है, तो आपने 4 चैनल का इस्तेमाल किया है, तो उन 4 चैनल से पेशेंट को क्या होगा। आप पेन को कवर करना चाहते हो, आप एक पॉइंट पे फोकस करना चाहते हो, या IFT का कोई यूज़ नहीं है उस ऑप्शन, मतलब ऐसे था। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन सर बायोमैकेनिक्स में ये भी पूछा था कि आप सिटिंग पोजीशन में हैं, आपने पेशेंट को बोला है अपना हाथ कमर के पीछे करने के लिए, उसमें पेशेंट नहीं कर पा रहा है, तो कौन सी मसल इन्वॉल्व हैं। जैसे सर उसमें ट्रैप क्या था, नॉर्मली हम क्या अगर अपना हाथ पीछे लेते हैं तो वो हम बोलते हैं कि एक्सटेंसर, शोल्डर एक्सटेंसर्स हैं। बट क्वेश्चन ये था कि आपके कमर के पीछे, मतलब जब हम कमर के पीछे हाथ लेते हैं तो हमारा इंटरनल रोटेशन होता है, तो इंटरनल रोटेशन में हमारी जो मसल इफेक्टेड होगी तो वो सबस्कैपुलरिस हैं, ये करेक्ट ऑप्शन था। और इसी तरह उन्होंने, जहाँ मैं स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उन्होंने रिसर्च में पूछे थे। जैसे स्टूडेंट्स को जो पढ़ना चाहिए एक ऑर्डर में, रिसर्च क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या हैं, क्लासिफिकेशन से एक्सपेरिमेंटल में क्या क्या टाइप रिसर्च का है, और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में क्या क्या टाइप का रिसर्च है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, ये ऑप्शंस में ये वाली रिसर्च जो है एक्सपेरिमेंटल है या ऑब्जर्वेशनल, वो ऐसा कुछ नहीं था, वो उनके सब टाइप्स पूछते हैं। और जैसे एक और ऑप्शन ये था कि
मतलब उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पूछे थे, बट जो मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स को ऐसा पढ़ना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपने मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, उसमें वो था रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अब वो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि रिलायबिलिटी है कंसिस्टेंसी और वैलिडिटी है एक्यूरेसी, बट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी जो हैं उसमें से वो क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। तो इसी तरह जैसे क्राइटेरियन वैलिडिटी के अंदर क्राइटेरियन वैलिडिटी आता है जो गोल्डन स्टैंडर्ड है, मतलब हर मतलब एक इक्विपमेंट से जो हम एग्जैक्ट वैल्यूज़ चाहते हैं, मतलब वो पूरा जॉइंट कवर करता है, और एग्जाम्पल फिजियो के हिसाब से। तो उस हिसाब से उन्होंने मतलब वो वैसे पूछते हैं, वो डायरेक्ट आपको ये नहीं पूछेंगे क्वेश्चन की वैलिडिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, ये डेफिनेशन पूछेंगे, नीचे देंगे ऑप्शन से रिलायबिलिटी है या वैलिडिटी है। तो इस तरह से और स्टूडेंट्स को जो सारे आउटकम मेजर्स है वो पढ़ने चाहिए, चाहे रिसर्च के या हम जैसे न्यूरो हैं, आर्थो हैं, इसी तरह कार्डियो हैं या कम्युनिटी फिजियोथेरेपी हैं, उसमें आईसीएफ वो ज़्यादातर ध्यान देते हैं, वो वैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो स्टूडेंट्स को हर एक कंडीशन के आउटकम मेजर्स पढ़ने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सर मैं एक यहाँ पे एक एग्जांपल सेट मेंशन करूँगा, ताकि स्टूडेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में से उनको ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, मतलब उनको जैसे वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, उनको रश नहीं होना चाहिए कि लाइक हम आज 300 एमसीक्यूज की बुक कंप्लीट कर लेंगे, नो, या 300 पेज पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो एमसीक्यूज बुक से पढ़ेंगे तो उनको वहाँ पे वो एमसीक्यूज आएंगे नहीं। बट मैं स्टूडेंट्स को सर आपकी जो 2 बुक्स हैं, एक का नाम है प्रोमेट्रिक फिजिकल थेरेपी एग्जामिनेशन रिव्यू एंड स्टडी, उसके जो पेजेस हैं 457, दूसरा जो बुक है अल रदवान पियर्सन व्यू, उसके जो पेजेस हैं 247। ये दोनों बुक्स बहुत अच्छे हैं, मतलब उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दिए हुए हैं। तो अगर स्टूडेंट को ये दोनों बुक्स डेप्थ में उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो फिर वहाँ पे वो कोई भी क्वेश्चन पूछे, क्योंकि वो डायरेक्ट स्टडी मटेरियल से या डायरेक्ट बुक से नहीं पूछेंगे, वो अपना क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछते हैं। बट ये 2 बुक्स ऐसे हैं कि अगर स्टूडेंट को ये क्लियर होंगे, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बीच में कि 6 मिनट वॉक टेस्ट पढ़ा था, उन्हें सब मैक्सिमल टेस्ट पूछा था। अब अगर हमको ये नहीं पता होगा सब मैक्सिमल के अंदर कौन कौन सा टेस्ट हैं, या मैक्सिमल टेस्ट मतलब मैक्सिमल के अंदर कौन कौन से टेस्ट है, मैक्सिमल का मतलब क्या है, उसमें सब मैक्सिमल का मतलब क्या है, तो फिर स्टडी मटेरियल में मान लेते हैं 4 एमसीक्यूज़ हैं, बट वो 4 एमसीक्यूज़ ऐसे रट्टा मार के याद किए हैं, बट वहाँ पे वो आएंगे नहीं। बट वो जो 2 बुक्स हैं उनका उसका हर एक एमसीक्यू डेप्थ में क्लियर करके, नहीं इस बुक में अगर इसका आंसर ये है, मतलब एमसीक्यू का इस क्वेश्चन में ये आंसर है, तो क्यों इसका ये आंसर है। अगर स्टूडेंट को ये क्लियर था, क्योंकि मैंने वैसे पढ़ा था तब मैं क्लियर कर पाया, क्योंकि वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आते हैं। बट आपके ये दोनों बुक्स बहुत अच्छे हैं। तो लास्ट में सर मैं एक जनरल कंडीशन के बारे में स्टूडेंट्स को अपडेट करना चाहता हूँ कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए ओमान फिजियोथेरेपी एग्ज़ाम के लिए। जैसे डेफिनेशन, कंडीशन की डेफिनेशन, उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, डिजीज़ का 1, 2, तीसरा नाम भी अगर वो भी पता होना चाहिए, डिजीज़ के सिम्टम्स पता होनी चाहिए, उसके बाद उन सिम्टम्स को क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन पता होनी चाहिए, आउटकम मेजर्स जैसे स्केल्स हम पढ़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्ट्रोक है, स्ट्रोक में हम बहुत सारे स्केल्स यूज़ करते हैं, बट हम इमीडिएटली कौन सी स्केल यूज़ करते हैं, जैसे हम जीसीएस यूज़ करते हैं। बाद में अगर पेशेंट कोमा में चला गया है, पेशेंट इंट्यूबेटेड हैं, हम उस टाइम पे जीसीएस की जगह 4 स्कोर यूज़ करते हैं, जिसमें हम बेसिकली रेस्पिरेशन और पुपिल का भी देखते हैं। सो ये भी इस तरह पढ़ना चाहिए। फिर ऐसे फंक्शनल रिकवरी के लिए हम क्या क्या स्केल यूज़ करते हैं, उनके क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन, अगर मतलब फॉर एग्जांपल स्कोर लो हैं तो उसमें क्या करना है, स्कोर मीडियम है तो वो कंडीशन क्या है पेशेंट की, हाई स्कोर है तो पेशेंट इंडिपेंडेंट हैं, तो उस हिसाब से। या जैसे फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए उन्होंने मतलब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में एशिया स्केल हम यूज़ करते हैं, ए क्या स्टैंड करता है, ई क्या स्टैंड करता है, और अगर ई क्या अगर ए मतलब फॉर एग्जांपल कंप्लीट हैं
तो उसमें पेशेंट को क्या करना चाहिए, या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है उनका, जैसे सारे 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स हैं, तो उनके लेवल्स के हिसाब से अगर कोई फॉर एग्जांपल C5 C6 के बीच में इंजरी होती हैं तो बॉडी में क्या क्या लॉस हो सकता है, ये सारी चीज़ें उनको क्लियर होनी चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ के टाइप्स या ट्रैक्ट्स, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, न्यूरो एनाटॉमी पूरी पता होनी चाहिए, हर एक लोब का फंक्शन पता होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल एक आर्टरी MCA डैमेज होती है तो बॉडी में क्या, कौन सा एरिया मतलब इफ़ेक्ट होगा, इसी तरह ACA में क्या होगा, PCA में क्या होगा, या वेस्टिबुलर सिस्टम में अगर इंजरी होगी तो क्या होगा, पेशेंट को क्या एक्सरसाइज करानी चाहिए। स्टेज वाइज ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोथेरेपी का भी और मेडिकल, क्योंकि मेरे में तुमने ज़्यादा मेडिकल मैनेजमेंट पूछा था कार्डियो में। और लास्ट में जब उनको कंडीशंस जैसे न्यूरो के पिरामिडल ट्रैक्ट के इंजरीज़ हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट के इंजरीज़ हैं, तो उसमें हर ट्रैक्ट मतलब उसमें मतलब इन कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं कि एक ही कंडीशन है, पिरामिडल वाले सिर्फ एक कंडीशन है, एक्स्ट्रा पिरामिडल में एक कंडीशन नहीं, पिरामिडल कंडीशंस उनमें उनको फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना आना चाहिए, और असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें भी। बाकी स्टूडेंट्स को मतलब नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, और उनको अगर वो डेप्थ में प्रिपरेशन करते हैं और उनको एग्ज़ाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरी भी मतलब बेस्ट विशेस हर एक स्टूडेंट के साथ, अगर उनको भी मतलब कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मतलब आपके थ्रू कोई क्वेश्चन में उनको डाउट होगा तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं हमेशा उनको रिस्पॉन्ड करूँगा आपके थ्रू। थैंक यू सो मच सर।